बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स विद एसएम। हमने स्टार्ट किया हुआ है एंजाइम्स का चैप्टर, जिसमें आज हम कवर करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हम देखेंगे कि एंजाइम रिएक्शंस के अंदर उनको स्पीड अप करने के लिए जो काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम के काम करने को अफेक्ट करती हैं। आया कि वो एंजाइम्स के काम करने को बढ़ा देती हैं या फिर उसके काम करने की एबिलिटी को कम कर देती हैं। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर। देखिए, जब रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स को डाल दिया जाता है ताकि उनकी स्पीड इंक्रीज़ करवाई जा सके, तो एक गिवन टेम्परेचर तक वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत तेज़ी से काम करेंगे। ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे आप रिएक्शन के स्टार्ट में टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे एंजाइम ऑफ जो रेट रिएक्शन है वो भी, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एंजाइम की वजह से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देने से ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम का जो एक्शन है वो स्पीड अप ही रहे। यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर है जहाँ पर आने के बाद एंजाइम मज़ीद रिएक्शन को स्पीड अप करने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकेगा, बल्कि एग्जॉस्ट हो जाएगा। वहीं पे रिएक्शन की जो स्पीड अप उसने रिएक्शन को किया हुआ था उस चीज़ को रोक देगा। इसी चीज़ को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये इसके अंदर एक न्यू टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम से आप मीनिंग ले सकते हैं सम स्पेसिफिक, सम पर्टिकुलर। तो ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें कि एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट तक काम करे और उसके बाद वो काम करना छोड़ दे, ऐसे टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करने वाले एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बड़ा अच्छा काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो आपके बॉडी के एंजाइम्स नॉर्मली काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है मैक्सिमम स्पीड्स बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। इससे ऊपर टेम्परेचर पर कभी भी एंजाइम काम नहीं करेगा ह्यूमन बॉडी में। इसी तरह से डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर भी डिफरेंट जो है ना टेम्परेचर्स देखे गए हैं कि जिनके इंक्रीज़ कर देने से एक ख़ास लिमिट तक तो रिएक्शन स्पीड अप हुआ है एंजाइम की हेल्प से, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर, तो रिएक्शन बिल्कुल स्पीड अप नहीं हो सकेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जब लिक्विड्स के अंदर या सॉलिड्स के अंदर, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो ये एक लिमिट तक तो इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो है वो काबिल कबूल है मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब ये टेम्परेचर हो जाएगा तो जो है वो एंजाइम्स अपनी जो एक शक्ल होती है, अपनी जो उनकी एक फॉर्म होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, वो लूज़ कर जाता है। देखिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में भी पढ़ा था कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। तो इन प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हीट अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से या अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो इस एंजाइम का वो जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, वो डी नेचर होना शुरू हो जाता है। इसी से एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको, डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम, कि एज with the increase of or with the excessive increase of heat the enzyme loses its globular structure। और जाहिर है जब एंजाइम का अपना एक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाकर जुड़ ही नहीं सकेगा, ज्वाइन ही नहीं कर सकेगा, जिस वजह से जाहिर है रिएक्शन भी फर्दर आगे प्रोसीड नहीं हो सकेगा। इसी चीज़ को आप एक ग्राफ की सूरत से अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, आप नीचे की तरफ इस ग्राफ में टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपको शो किया जा रहा है, 10, 20, 30, 40, और टॉप
टू बॉटम की तरफ आपको रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि ऐसे रिएक्शन का रेट है जो कि एंजाइम की मौजूदगी में किस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, तेज़ी से जाता है या कम जाता है। अब बीच में ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, देखें आप ये कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमने भी डिस्कस किया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और एंजाइम्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए स्टार्ट में तो जो है वो रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ये क्या बताता है कि एंजाइम इज़ गेनिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, बड़े आराम से नीचे के ऊपर तक जाएगी, लेकिन जहाँ पर ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये चीज़ अटेन हो रही है, वहाँ पर आने के बाद आप देखिए कि एक ड्रॉप डाउन स्टार्ट हो जाएगा इस रेड लाइन में, क्योंकि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मज़ीद रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ जाकर ज्वाइन नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन स्पीड अप नहीं बल्कि स्लो डाउन हो जाएगा, इनफैक्ट ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक, ये तो हुई बात टेम्परेचर की। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट जो है उसको ऐड ऑन करने से क्या इफ़ेक्ट होगा रिएक्शन के ऊपर। ये बहुत स्टार्ट में हमने जो है वो स्टूडेंट्स ने भी, बच्चों ने भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि पानी डाल दिया है ग्लास के अंदर, उसमें चीनी डाल दी थोड़ी सी, उसको मिक्स किया तो वो बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, फिर मज़ीद उसके अंदर थोड़ी सी और शुगर ऐड की, फिर से उसको मिक्स किया, वो मज़ीद फिर से मिक्स हो गई, फिर से उसमें शुगर ऐड की, फिर उसको मिक्स किया, थोड़ा सा उसने टाइम लिया मिक्स होने में तो वो फिर से मिक्स हो गई। लेकिन इसके बाद जब दोबारा एक के बाद एक आप शुगर ऐड ऑन करते जाएंगे तो अब क्या होगा, अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये शुगर मज़ीद इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है ना, तो यही वाला बस कुछ मिलता जुलता इफ़ेक्ट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का भी है कि जब एक रिएक्शन चल रहा होता है उसमें एंजाइम बड़ी तेज़ी से उस रिएक्शन को जो है वो बढ़ा रहा होता है, सबस्ट्रेट के साथ जाके जॉइन करता है एंजाइम, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, फिर एक एंजाइम जो है मज़ीद सबस्ट्रेट्स के साथ जाके जॉइन होता है और उनको नए नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता चला जाता है। अब जितने एंजाइम मौजूद हैं रिएक्शन के अंदर, अगर तो आप उतने ही सबस्ट्रेट ऐड करते चले जाएंगे तब तक तो रिएक्शन बड़ा तेज़ी से काम करेगा। लेकिन सपोज़ कि अब रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि जिसमें एंजाइम्स तो अब लिमिट हो चुके हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब जाहिर है सबस्ट्रेट तो पड़ा रहेगा क्योंकि एंजाइम फ्री नहीं है, एंजाइम तो पहले से ही दूसरे सबस्ट्रेट्स के साथ बाउंड हैं उनको कन्वर्ट करवाने में प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जाहिर है जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन वहाँ की वहाँ ही है, वो इंक्रीज़ नहीं हुई। तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो ये रिएक्शन अब मज़ीद स्पीड अप नहीं हो सकेगा, बल्कि ये भी एक जो है वो लीनियर लाइन में या एक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा कि स्टार्ट में तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, जैसे इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर है, साइड पर जो है वो रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन है एंजाइम से, तो नीचे से ऊपर की तरफ तो स्टार्ट में लाइन चली जाएगी। ठीक है ना, ग्राफ में ये जो रेड लाइन है ये आप देखेंगे कि स्टार्ट में तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से बड़ी तेज़ी से रिएक्शन जो है वो उसका रेट ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर एंजाइम अब लिमिट हो गए हैं और सबस्ट्रेट आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो फिर ये रिएक्शन अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ठहर जाएगा। ये देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन अब हो गई है रेड कलर की, दिस शोज़ कि अब एक्टिव साइट्स जितनी भी थी सबस्ट्रेट्स उसकी एंजाइम्स की, वो अब सारी भर चुकी हैं, इसलिए मज़ीद जो ये सबस्ट्रेट्स हैं उनको डाल देने से आपको रिएक्शन की तेज़ी में कोई इजाफा नज़र नहीं आएगा। इसी के साथ एक नई टर्म है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन से क्या मुराद है कि जितनी भी एक्टिव साइट्स मौजूद थीं वो सब की सब अब बाइंड अप हुई हुई हैं, वो सब की सब अब फिलअप हुई हुई हैं। तो अब आप जितने मर्जी अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, इस रिएक्शन ने स्पीड अप नहीं होना। इसको थोड़ा सा और ये आप इस तरह से एग्जांपल ले लें कि ये एक क्लास है, उसमें 30 सीट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स उसमें एक एक करके जब आए हैं तो उनको काफ़ी जगह मिल गई बैठने के लिए। ठीक है, पहले एक आया, उसके लिए तो काफ़ी सीट्स थी, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, तो इस तरह से आते जाएंगे स्टूडेंट्स, और जब तक 30 स्टूडेंट्स आकर उन सीट्स को कवर अप नहीं कर लेंगे तब तक तो आपको पता है सीट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब जब
30 स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस क्लास में आएंगे तो वो आ तो जाएंगे, लेकिन उनको सीट अवेलेबल नहीं होंगी, वो खड़े रहेंगे, वो बैठ नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि कंसंट्रेशन की सैचुरेशन हो गई है सीट्स की या एंजाइम्स की या सबस्ट्रेट्स की, जो है वो सैचुरेशन हो चुकी है। अब मज़ीद नए स्टूडेंट्स भेजने से जो है वो सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। इसी तरह से नए सबस्ट्रेट्स ऐड करते जाने से रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा, बल्कि उसकी जो स्पीड है वो ठहर जाएगी, रुक जाएगी। थर्ड और लास्ट फैक्टर इसमें है पीएच का। पीएच जो है, देखिए पीएच भी आपको पता है कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी कोई लिक्विड है, सॉलिड है, उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक पीएच है। देखिए टेम्परेचर की तो हमने बात कर दी कि वो ओवरऑल 37 है, लेकिन अगर सिर्फ ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो उसमें जो है वो डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पर एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो एक स्पेसिफिक रेंज है, एक नैरो रेंज है पीएच की, और इसी नैरो रेंज को ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। और ये ऑप्टिमम पीएच वो स्पेसिफिक रेंज है पीएच की जहाँ पर एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम जो है ना वो रेट शो करते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का। अब ज़रा सा भी पीएच के अंदर चेंज अगर आएगा तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड कर सकता है, यानी कि उसको स्लो डाउन कर सकता है, यहाँ तक कि उसको ब्लॉक भी कर सकता है, रोक भी सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल मामूली सी भी चेंज, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज, बिल्कुल थोड़ी सी चेंज भी अगर पीएच में आ जाएगी तो वो एंजाइम जो है अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकेगा। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो जो ह्यूमन का स्टमक है उसके अंदर एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में यानी कि लो पीएच पर काम करने का आदी है। अगर तो आपके स्टमक का पीएच लो ही होगा, एसिडिक ही होगा, तब तो पेप्सिन अच्छी तरीके से काम करता रहेगा आपके स्टमक के अंदर। लेकिन जैसे ही आपका स्टमक कुछ भी उल्टा सीधा खाने की वजह से उसका पीएच हाई हो जाएगा तो ये जो पेप्सिन है ये काम करना छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आ जाएं तो देखें है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक हैं तो ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, लेकिन पीएच दोनों की डिफरेंट है। स्टमक की पीएच लो है जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पीएच थोड़ी सी हाई है, एल्कलाइन है इसका मीडियम। तो इसके अंदर जो भी एंजाइम है, जैसे कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिएक्शन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करता है, लेकिन कब करेगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच हाई होगा। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच किसी भी जो है वो खाने की डिस्टर्बेंस की वजह से कम होना शुरू हो जाएगा तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रॉपर्ली अपना काम नहीं करेगा, वहीं पर रिएक्शन के रेट को रिटार्ड कर देगा, स्लो कर देगा या फिर पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह ये है कि जो चेंज हो जाता है पीएच के अंदर वो एमिनो एसिड्स की जो है ना आयोनाइजेशन उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। सो वेल दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यस, वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस जिन टॉपिक्स पर भी बने उनका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।